हाय एवरीवन, आई एम श्रुति एंड आज हम लोग अपना डिबेंचर यूनिट क्लास 12th का कंटिन्यू करेंगे। रिडम्पशन टॉपिक हम लोग कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी थ्योरी पढ़ी थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जिसमें कि हमने डीआरआर की कंडीशंस पढ़ी थी और सेबी की गाइडलाइंस पढ़ी थी रिगार्डिंग रिडम्पशन। अब देखो, क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या मैं बोल सकती हूँ क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ठीक है, एक ही बात है। सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड को जब हम क्रिएट करते हैं उसका क्या मतलब होता है। अब देखो, मान लीजिए कोई भी डिबेंचर कंपनी ने किसी क्लास ऑफ डिबेंचर्स को इशू किया जनवरी 2015 पे, ठीक है, और उनको हमें रिडीम करना है 2020 में। तो ये डिबेंचर 5 साल हमारे चलेंगे। अब 5 साल जब खत्म होंगे उस टाइम पे कंपनी को एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सडनली अगर कंपनी क्या करेगी कि पिछले सालों में कोई भी पैसा इकट्ठा ना किया हो कंपनी ने और सीधे रिडम्पशन के लिए सारा पैसा 2020 के प्रॉफिट्स में से अगर कंपनी निकालेगी तो खाली एक ईयर के प्रॉफिट एडवर्सली अफेक्ट होंगे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जितने भी पैसे की टोटल रिडम्पशन के टाइम पे ज़रूरत होगी, हम हर साल हम क्या करेंगे, हर साल हम छोटा छोटा अमाउंट जो है, कुछ कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते चलेंगे, ताकि उस इन्वेस्टमेंट को जब हम कल को हमें 2020 में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस इन्वेस्टमेंट को बेच के प्लस जो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी रिसीव करके जो अमाउंट आएगा उससे हम डिबेंचर रिडीम कर पाएंगे। राइट। तो क्या होता है ना, देखो, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी, उस पे पहले साल हमें इंटरेस्ट आएगा 10 रुपीज़। तो अगले साल ऐसा नहीं है कि हम खाली अगले साल 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमें 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया अगले साल हम वो भी वापसी इन्वेस्ट करेंगे, जिसको हम क्या, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, है ना। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आप इंटरेस्ट पे भी फिर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे पहले साल आपको इंटरेस्ट 100 रुपये पे 10 मिला, तो अगले साल आपको, आपने 10 रुपीज़ भी इन्वेस्ट किया तो अगले साल आपको 11 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये हम कब एज्यूम कर रहे हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। तो इसी तरीके से कंपाउंडिंग होती चली जाएगी और जब रिडम्पशन ईयर आएगा तो हम इन्वेस्टमेंट को सेल करके और हम अपनी रिडम्पशन कैरी आउट ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे एक होता है एन्युटी टेबल। अब एन्युटी का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आज कोई चीज़ है 10 रुपीज़ की, ठीक है, एक पेन आता है मान लीजिए 10 रुपीज़ का, तो क्या 10 साल बाद यही पेन 10 रुपीज़ का आएगा? नहीं, 10 साल बाद ये पेन हो सकता है 15 रुपये का आ जाए। तो डैट मीन्स अगर आज 10 रुपीज़ में कोई चीज़ आती है तो 10 साल बाद वो 15 रुपये में चीज़ आएगी। डैट मीन्स आज जो 10 रुपये हैं वो कुछ सालों बाद उतनी ही वैल्यू 15 रुपीज़ की होगी, जैसे कि इन्फ्लेशन क्योंकि होता है। तो वही हम एन्युटी टेबल से कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए डिबेंचर्स की लाइफ 20 साल है, तो अगर हमें 20 साल बाद इतने रुपए 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आज ही हमें 1 करोड़ पूरा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, कम अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर जिस पे हमें इंटरेस्ट मिल के टोटल हमारा 1 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा हो जाएगा। यही हम एन्युटी टेबल से कैलकुलेट करते हैं कि हमें आज की डेट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हर साल, कि जब डिबेंचर रिडीम होंगे उस टाइम पे हमें जितने पैसे चाहिए होंगे वो पैसे हमारे आ जाएं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ कि जितना पैसा हमें रिडम्पशन के टाइम पे चाहिए, हम वो कैलकुलेशन लगा के हम हर साल छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते चलेंगे, जो हर साल हमें इंटरेस्ट मिलेगा हम उसको भी वापसी इन्वेस्ट करेंगे ताकि कंपाउंडिंग हो जाए। फिर रिडम्पशन डेट पे हमारा सारा पैसा हमें वापसी मिलके जो पैसा आया है हम उससे क्या कर देंगे, डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और, जैसे कि अब आपने इन्वेस्टमेंट सारा कर ही लिया है, सिंकिंग फंड बना रहे हो या डिबेंचर रिडम्पशन फंड बना रहे हो,
तो इस केस में डीआरआर की ज़रूरत हमको नहीं है। डीआरआर का भी मेन पर्पस क्या होता था कि 1 साल के प्रॉफिट पे एडवर्स इफेक्ट ना आए। तो आप उसके लिए अगर आप व्हेन यू आर क्रिएटिंग सिंकिंग फंड दैट मीन्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एनी डिबेंचर रिडम्पशन फंड फॉर इट। ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड में सिंकिंग फंड अलग बात कर रही हूँ, मतलब ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये डीआरआर वो है जो कंडीशन नहीं होती थी कि 10% आपको क्रिएट करना ज़रूरी है, 100% अमाउंट आपको डीआरआर में बनाना है जब रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स होती है। ये मैं उस डीआरआर की बात कर रही हूँ, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, राइट। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आ जाए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2006 त्रिवेणी लिमिटेड ने इशू किए 12% डिबेंचर्स, 2 लाख के इशू किए इस कंडीशन पे कि 4 साल बाद ये डिबेंचर्स 5% के प्रीमियम पे रिडीम होंगे। तो POR आपका 5% है। ये डिसाइड हुआ कि इस चीज़ के लिए हम सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे। एंड सिंकिंग फंड टेबल ये बताती है कि अगर इतने पैसे आप 4% सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करोगे, मीन्स 4% सिक्योरिटीज़ मीन्स कि जिन सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे उन पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4% पर एनम। तो अगर आप आज इतने हर साल इतने रुपए इन्वेस्ट करोगे तो वो 4 साल बाद 1 रुपये में बदल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं 100 के मल्टीपल्स में ही करनी है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी इसका क्या मतलब होता है। 31 मार्च 2010 को 60,000 हमारा पैसा पड़ा था बैंक में इंटरेस्ट मिलने से पहले जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस डेट को इन्वेस्टमेंट्स जो हैं 1,56,000 की सेल कर दी गई और डिबेंचर्स को उनकी पेमेंट कर दी गई। आपको 4 साल के लिए लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और जर्नल बनानी है। तो देखो वैसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं फिर हम लेजर बनाते हैं, लेकिन ये जो सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चंस में है आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि हम लोग पहले लेजर अकाउंट बनाएं फिर जर्नल बनाएं। इससे जो है हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी और हमारा क्वेश्चन जल्दी से भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम सीधे लेजर अकाउंट्स करेंगे इसमें। तो सबसे पहला हमारा लेजर अकाउंट होगा डिबेंचर अकाउंट। देखो अब आप कैसे आपको पता लगेगा कि कितनी बार करना है। डिबेंचर्स की लाइफ क्वेश्चन में 4 years मेंशन्ड है, तो डैट मीन्स जो ये टोटल है ना 4 बार टोटल होने चाहिए। 1 अप्रैल 2006 को हमने डिबेंचर्स इशू किए। डिबेंचर्स का कौन सा बैलेंस होता है, डिबेंचर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो क्रेडिट में बैलेंस बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2006 को डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए के डिबेंचर्स थे, 2 लाख रुपीस के, राइट, टू बैलेंस CD। फिर ये CD अगले साल 2007 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट इस साल हमने कोई भी रिडम्पशन नहीं किया है तो ये फिर से आपका क्या चला जाएगा, CD में चला जाएगा। फिर से CD का BD हो जाएगा 2008 1 अप्रैल को 2 लाख और ये डायरेक्टली CD में चला जाएगा। अब 2009 में आपका क्या हुआ, BD 2 लाख, बट यू नो कि 31 मार्च 2010 को कंपनी डिबेंचर्स रिडीम कर रही है और डिबेंचर्स किसको वापसी लेंगे हम, किससे, डिबेंचर होल्डर से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर 2 लाख। तो डिबेंचर्स की लाइफ 4 years थी, 1 2 3 4 बार आपने टोटल कर लिया तो यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कितनी बार करेंगे। तो डेट वाइज तो इज वेरी लॉजिकल, ठीक है, बट कई बार क्या होता है आपको यू नीड टू मेमोराइज सर्टेन मोर थिंग्स टू डू देयर क्वेश्चंस इन अ करेक्ट मैनर। तो उसका तरीका यही है कि जितने साल हैं उतनी बार आपका टोटल होना चाहिए। तो डिबेंचर अकाउंट सबसे इजी है, खाली डिबेंचर अकाउंट भी बना के आओगे तो यू विल गेट 2 marks इन द एग्जाम, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट इजी है तो मैंने बुक में से ही समझा दिया। सिंकिंग फंड में आपको करके दिखाऊंगी। ऐसे ही प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनेगा। देखो जर्नल एंट्री अगर आपने करी हो, जैसे इशू के टाइम पे हमने जर्नल एंट्रीज करी थी कंडीशनल इशू में, तो जिस टाइम डिबेंचर्स इशू हुए हमें लॉस हो रहा है ना, तो हमने लिखा बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू POR। ये एंट्री होती थी ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू POR। कितने का POR है, हमारा POR है 10,000 रुपीज़ का। 10,000 कहाँ से आया, 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे और 5% उस पे POR था, ठीक है। तो ये भी CD BD करके और ये भी टोटल कितनी बार होना चाहिए, 4 बार। तो जब लास्ट ईयर आएगा तो ये BD हुआ लास्ट ईयर में और लास्ट ईयर में हमने इस POR की पेमेंट किसको कर दी, डिबेंचर होल्डर को कर दी और ये हमारा अकाउंट यहाँ पे
क्लोज हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो है, दो अकाउंट साइमल्टेनियस बनाने हैं हमें, सिंकिंग फंड अकाउंट और हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब पहली चीज देखो, हमको कितने पैसे चाहिए, हमें कितने पैसे चाहिए, हमें टोटल 2,10,000 रुपये चाहिए। कैसे, 2 लाख तो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है और उस पर 5% हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो टोटल पैसे हमें कितने चाहिए, 2,10,000, राइट। अब आपको ये पता है कि अगर 4 साल बाद आपको 1 रुपया चाहिए, ठीक है, अगर आपको 1 रुपया 4 साल बाद चाहिए तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, आपको 0.235490 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि 4 साल बाद अगर मुझे 1 रुपया चाहिए तो मुझे इतने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो 1 रुपये के लिए हमें इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो 2,10,000 रुपये अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इस अमाउंट को 2,10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमें हर साल कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है, राइट। हम बोलते हैं ना, अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 10 पेन कितने के हुए, तो 10 × 10 करते हैं ना, तो 1 रुपया चाहिए तो इतने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर इतने 2,10,000 रुपये चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगी हमारी कि हमें हर साल कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, हमें हर साल 4,9453 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम सिंकिंग फंड की अगर हम बात करें तो हमारा फंड हमारा इसका कौन सा बैलेंस होता है, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, बिकॉज इट इज अ फंड, सभी फंड्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो फंड में हर साल के एंड में इन्वेस्ट होगा अमाउंट। ठीक है, आई रिपीट, हर साल के एंड में। तो आपने डिबेंचर कब इशू करे, आपने डिबेंचर इशू किए 1 अप्रैल 2006 को, तो वो वाला साल आपका खत्म कब होगा, 31 मार्च 2007 में आपका ईयर खत्म होगा। तो आप क्या करोगे, अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, मींस उसकी एंट्री होगी बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट हमने हर साल लगाना पड़ेगा आपको, 4,9453, राइट। तो ये वाला साल हमारा खत्म हुआ, हमने अपना काम पूरा किया और हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, और इसी डेट को हम क्या करेंगे, हम सिंपल टू बैलेंस CD लिख देंगे, क्योंकि इसके अलावा अभी हमने कुछ और नहीं करा है, और ये हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा ना, दोनों का CDBD सेम चलेगा। जैसे 31 मार्च 2007 को हमने क्या किया, अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, आई मीन ट्रांसफर कर दिया पहले फंड में, फिर वो अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट भी हर साल के एंड में करेंगे। तो 31 मार्च 2007 को इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है डेबिट बैलेंस। तो बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट तो हमारा डेबिट साइड आएगा टू बैंक अकाउंट। अब देखो, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं दैट इज इन मल्टीपल्स ऑफ 100। तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आपको करना है 4,9453। अब इसके नियरेस्ट 100 रुपये कौन सा होगा, देखो इसके नियरेस्ट या तो 400 रुपये होंगे या 500, बट ये 450 से ऊपर है ना, तो हम क्या करेंगे, 500 रुपये कर देंगे इसको। दैट मीन्स हम अमाउंट लिखेंगे 4,9500। ठीक है, फिर हमने इस साल और कुछ नहीं किया तो हम ये वाला अकाउंट अभी CD में डाल देंगे 4,9500। ठीक है, टोटल हमने कर दिया 4,9500, इधर भी हमने टोटल कर दिया 4,9500। तो दोनों का CD हमारा जैसे 31 मार्च 2007 को हमारा दोनों का CD सेम है, सिर्फ ये 100 के मल्टीपल्स की वजह से डिफरेंस है, अदरवाइज इट इज सेम 31 मार्च 2007, और दिस इज ऑल्सो 31 मार्च 2007। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फिर से फंड अकाउंट पे आएंगे, CD के ऑपोजिट BD करेंगे, दैट इज 1 अप्रैल 2007। हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD 4,9453, हमने बैलेंस BD किया, राइट।
अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे पिछले साल अब हमने इन्वेस्ट कर दिया तो 31 मार्च 2008 को हमें उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कंपाउंडिंग हमें करनी है तो हम उस इंटरेस्ट की अमाउंट को भी फिर से फंड में डाल देंगे ताकि हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिले और हमारे कंपाउंडिंग हो जाए इंटरेस्ट की। तो हम क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कैसे कैलकुलेट होगा, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, आपने किया था 49500 अमाउंट इन्वेस्ट किया था और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, देखो क्वेश्चन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%, तो इसका 4% हमारा आ जाएगा 1980। ठीक है, और हम सिंपल टर्म्स में अगर बात करेंगे तो जितना इसका बीडी होगा ना इन्वेस्टमेंट का, जैसे ये है ना सीडी 49450, इसी पे इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो 1980 और हम हर साल वाली इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो 31 मार्च 2008 को हम फिर से सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, सेम अमाउंट 49453, राइट। और हम इसमें क्या कर देंगे, इसका CD कैलकुलेट कर लेंगे। दैट विल बी ऑन 31 मार्च 2008 बाय बैलेंस CD, इन तीनों का टोटल हो जाएगा, दैट विल बी 1,00,886। ठीक है, और हम ये टोटल यहां लिख देंगे 886। अब हमने क्या बोला था कि दोनों अकाउंट्स का CD सेम होना चाहिए। तो देखो 886 है, इसके नियरेस्ट 800 है कि 900 है, इसके नियरेस्ट इज 900। तो ये आपका जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे, सबसे पहले तो देखो BD तो नोट हमें करना ही है, टू बैलेंस BD 49500। ठीक है, अब 31 मार्च 2008 को आपका CD कितना होना चाहिए, हमारा CD सिंकिंग फंड के बराबर होना चाहिए। सिंकिंग फंड का CD हमारा है 1,00,886 और इसके नियरेस्ट इज 900, तो हमारा CD होना चाहिए 1,00,900। ठीक है, तो देखो साल के शुरू में हमारी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी 49,500, साल के एंड में हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 1,09,000 रुपये। डैट मीन्स इस साल हमें कितना अमाउंट और इन्वेस्ट करना है, हमें कितना और इन्वेस्ट करना है, बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्ट करना है, डैट विल बी 51,400। और फिर से वही अगर इंटेलेक्चुअली सोचना है तो देखो कितना इन्वेस्ट करोगे, जैसे हर साल कितना लगाते हो 49,500 आप लगाओगे ही है ना, और आप इस साल इंटरेस्ट भी लगाओगे, तो दिस इज एक्चुअली 49453 प्लस इंटरेस्ट 1980 और दैट इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल्स ऑफ 100 ओनली। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 1,00,900। सिर्फ एक बार डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन, अदरवाइज ये बहुत इजी टॉपिक है। अब CD के अपोजिट BD हम साथ के साथ नोट डाउन कर ले, तो 1 अप्रैल 2009 टू बैलेंस BD 1,00,900। अब हम आते हैं, देखो अभी अब हमें अगले साल का इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, कौन से अमाउंट में मिलेगा, 1,00,900 पे हमें अब की बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब सिंकिंग फंड बनाते हैं। CD के अपोजिट हमने क्या करेंगे, हम लोग CD के अपोजिट BD नोट डाउन करेंगे। 1 अप्रैल 2008 इधर 2 आएगा सॉरी, बाय बैलेंस BD 1,00,886। ठीक है, फिर वही सेम 31 मार्च 2009 को हमें इंटरेस्ट मिलेगा जो कि हम वापसी सिंकिंग फंड में डाल देंगे, और वो हमारा इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे होता है, BD पे। BD कितना है 1,00,900, तो 1,00,900 पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, 4% कैलकुलेट करेंगे विच विल बी 4036। ठीक है, फिर हम फिर से हर साल वाली इन्वेस्टमेंट करेंगे बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ
P&L कितना आएगा, सेम अमाउंट 49453। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CD कैलकुलेट करेंगे। 31 मार्च 2000, अब ये क्या हो जाएगा 9 टू बैलेंस CD, ये इन तीनों का टोटल होगा। जैसे CD नॉर्मली निकालते हैं लेजर अकाउंट्स में, तो दिस विल बी 154,375 और हम ये टोटल नोट डाउन कर लेंगे 154,375 154,375। ओके, और हमने क्या बोला, दोनों अकाउंट्स का CD सेम होना चाहिए। तो 375 के नियरेस्ट 100 मल्टीपल्स क्या है, 400 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका भी 31 मार्च 2010 को, one second guys, this is 1st April 2008, I'm so sorry, and this will be 31st March 2009। ठीक है, बाय बैलेंस CD कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एंड दैट इज 154,400। तो अब बैलेंसिंग फिगर हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे 31 मार्च 2009 को टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड दैट विल बी 53,500 और हम टोटल नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, CD के ऑपोजिट BD तो हम नोट डाउन कर ही सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2009 को हम क्या करेंगे, टू बैलेंस BD 154400, बट अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2010 को हम वापसी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस डेट को हमारे डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं। तो हम इस डेट को इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर लेंगे, बेच देंगे बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कितने, क्या मेंशन है कि कैसे सेल हुआ है। ओके, डायरेक्टली अमाउंट गिवन है कि 1,56,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट थी 1,54,400 की, बट दे हैव बीन सोल्ड फॉर रुपीज 1,56,000। तो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को सिंकिंग फंड में डाल देंगे, प्रॉफिट और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,600 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज्ड। अब देखो, 4 साल लाइफ थी डिबेंचर्स की, कितने टोटल हुए हैं, 4 ही हुए हैं ना, 1st, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर। आपको लेकिन क्या ध्यान रखना है कि जैसे डिबेंचर्स की लाइफ 4 साल है ना, डिबेंचर्स की लाइफ, तो इन्वेस्टमेंट कितनी बार करनी है, एक कम कितनी बार हुई, देखो 2 बैंक, ये एक बार ही हुई, फिर 2 बैंक 2 बार ही हुई, फिर 2 बैंक 3 बार हुई, चौथी बार हम बाय बैंक करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। राइट, हमने क्या बोला, जितनी डिबेंचर्स की लाइफ है, डिबेंचर्स की लाइफ से एक कम हम -1 करेंगे, उतनी ही बार हमें डिबेंचर्स को सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, डिबेंचर की लाइफ 4 साल है, तो हम कितनी बार इन्वेस्ट करेंगे, 3 बार इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट तो हमारा पूरा हो गया अकाउंट। अब हम आते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट पे। तो एक बार मैं थोड़ी सी लाइंस फर्दर ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, तो 1 अप्रैल 2009 को हम नॉर्मल पहले तो BD नोट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस BD 154,375। ठीक है, फिर वही सेम 31 मार्च 2010 को सबसे पहले हमें इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट किस पे आता है, BD पे। हमारा 1 अप्रैल 2009 को BD था 1,54,400, तो हमें इंटरेस्ट भी 1,54,400 पे मिल जाएगा। 1,54,400 पे 4% इंटरेस्ट हमारा आएगा 6,176। राइट, और हम क्या करेंगे, सेम डेट को हम क्या करेंगे, सरप्लस की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो हर साल की हमारी अमाउंट ट्रांसफर होती है। अब देखो, ये मैं आपको बताती हूँ ये कितनी ट्रांसफर होगी।
ये बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए मुझे हर साल आपको 12.5 रुपये देने हैं, तो मैं क्या करूंगी, 2-3 साल 12 रुपये दे दूंगी, फिर एंड में इकट्ठा जो भी अमाउंट बचेगा राउंडिंग ऑफ हम इकट्ठे दे देंगे। मतलब ऐसा नहीं है ना कि हर बार आप पॉइंट में ही लेते रहोगे। तो इसमें क्या होता है, हर साल आपने फिगर राउंड ऑफ करके आप इन्वेस्ट करते चले गए, जो आखिरी साल बचा उसमें आप बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करोगे। उसके पहले देखो, जो ये प्रॉफिट है सिंकिंग फंड, यहाँ पे डेबिट है सिंकिंग फंड के नाम से, तो यहाँ पे ये क्रेडिट में आ जाएगा। 31 मार्च 2010 को आप क्या लिखोगे, बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट है 1600। ठीक है, ये प्रॉफिट यहाँ गया, फिर यहाँ से डेबिट साइड में आएगा, किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1600। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग अब लास्ट जब अकाउंट का क्लोज करेंगे, तो याद है डीआरआर की अमाउंट भी हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, तो इसके अमाउंट भी हम जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर करेंगे, जो कि कितनी होगी, 2,10,000। 2,10,000 कैसे, 2 लाख तो डिवेंचर्स की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भाई पीओआर भी तो यहीं से पूरा करोगे ना, आपने 2,10,000 को मल्टीप्लाई किया था अमाउंट से कि टोटल हमें कितने रुपए चाहिए। फिर सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपका कितना आ जाएगा, 49449। हर साल आ रहा था 49453, इस साल कितना आएगा, 49449, ताकि आपका अकाउंट क्लोज हो जाए। और ये टोटल आपका आ जाएगा 2,11,600। ठीक है, ये देखो ये सेम नहीं है, आखिरी वाले टोटल हमारे सेम नहीं होंगे। तो अब आपको देखो क्या चीज देखी, पहली चीज इन्वेस्टमेंट कितनी बार करनी है, इन्वेस्टमेंट हमें करनी है डिबेंचर की लाइफ से एक कम, लेकिन सरप्लस में अमाउंट हमें इक्वल बार डालना है। डिबेंचर की लाइफ 4 बार है तो 4 बार डलेगा। देखो ये पहला डाला 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये चौथी बार डला। इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट एक कम होगी, लेकिन सरप्लस हमारा डलेगा इक्वल अमाउंट में, सरप्लस हमारा सेम उसमें डल जाएगा। ठीक है, एंड जैसे हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ, तो अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है ना सेल पे, तो टोटल 3 बारी शो होगा। 3 बारी देखो कैसे शो हुआ, एक बारी यहाँ हुआ सिंकिंग फंड, फिर यहाँ डेबिट से क्रेडिट में आया सिंकिंग फंड अकाउंट में 1600, और यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में गया। लेकिन अगर हमारा लॉस हो रहा है तो वो हमारा केवल 2 बारी शो होगा। देखो जैसे कि मैं आपको एक दूसरे पेन से समझा देती हूँ। मान लो देखो दिस इज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मान लीजिए लॉस होता, तो लॉस में इस साइड आता, तो मैं क्या करती, बाय सिंकिंग फंड अकाउंट, ये हमारा लॉस होता, मान लीजिए 1600 का लॉस होता हमारा, तो ये यहाँ क्रेडिट में है, तो इसमें ये सीधे डेबिट में चला जाता टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लॉस के नाम से 1600, उसकी यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होती। तो लॉस हो रहा है तो 2 टाइम, प्रॉफिट हो रहा है तो 3 बारी आपको शो करना है। ठीक है, एंड हमने अमाउंट को मल्टीप्लाई किससे किया, 2,10,000 को मल्टीप्लाई किया था शुरू में, क्योंकि टोटल हमें अमाउंट कितना चाहिए था, 2,10,000 रुपये। हर साल कुछ भी नहीं किया हमने, हर साल अमाउंट ट्रांसफर करते गए, बीडी नोट डाउन करके इंटरेस्ट किया। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ बीडी। ठीक है, बीडी ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। इंटरेस्ट ट्रांसफर किया और हर साल की जो एनुअल किस्त थी वो ट्रांसफर करते चले गए। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में किया, बीडी सेम होना चाहिए, तो हमने क्या किया, पहले साल तो अमाउंट जो मल्टीप्लाई की थी वो इन्वेस्ट कर दी, फिर सिंकिंग फंड का सीडी हमने नोट डाउन करके बैलेंसिंग फिगर हम बैंक में डालते गए। ठीक है, वैसे ये बैंक में अल्टीमेटली क्या होता है, किस्त का अमाउंट प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिला है, यही तो मिल के आता है ना आपका। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या बचता है, बैंक अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हमें गिवन था टू बैलेंस बीडी 60,000 इंटरेस्ट से पहले, तो हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा 31 मार्च 2010 को, कितने का मिला था, 6176। हमने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की 2,10,000 की, और हमने इन्वेस्टमेंट बेची 1,56,000 की, तो सीडी हमारा आ गया 12,176। इस डेट को जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं बस आपको वो ट्रांसफर करनी है।
बिफोर इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट आपने डाल दिया, आफ्टर इंटरेस्ट दिया होता तो आप इंटरेस्ट नहीं डालते, केवल इन्वेस्टमेंट की सेल वैल्यू डालते और डिबेंचर होल्डर को रिडम्पशन वैल्यू डालते। ठीक है, एक बार मैं पूरा सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको इसमें शो कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर सके। दिस इज योर सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, ओके, एंड दिस इज योर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। राइट, उसके बाद जो डिबेंचर अकाउंट है, पीओआर अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो मैंने सीधे बुक में से एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि बिकॉज दे आर इजी अकाउंट्स, ये खुद से करने पड़ते हैं तो इनका मैंने आपको करके दिखा दिया है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हर साल सेम सेम एंट्रीज हो रही हैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।